ठीक है। तो अभी तक मेनली 3 क्वेश्चन है कि बिलो ग्राउंड माइंस में ये माइन रेस्क्यू रूल लागू होता है, और जो रेस्क्यू रूल है 2 अप्रैल 1985 से इफेक्टिव हुआ है, और ये जो है बिलो ग्राउंड माइंस का क्या डेफिनेशन है कि ओनली जो एक्सटेंड करता है कहाँ पे, बिलो सुपरजेशन ग्राउंड। सुपरजेशन ग्राउंड बता दिए कि सर के ऊपर में क्या होना चाहिए, नेचुरल ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे बिलो ग्राउंड, एक्सेप्ट शाफ्ट। शाफ्ट के ऊपर में क्या है, मेरा नेचुरल ग्राउंड नहीं है, तो वो भी, लेकिन ये भी क्या है, शाफ्ट भी बिलो ग्राउंड के डेफिनेशन में आएगा। हम आप लोग से पूछे थे ये कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन जो है किस रेगुलेशन से रिलेटेड है, तो ये रेगुलेशन नंबर जो है 10 से रिलेटेड है, कोल माइन रेगुलेशन का। वो भी कौन सा, 2017 वाला। इसमें पहले 1957 इसलिए इसमें दिखाई देगा क्योंकि ये 1985 है, उस टाइम 2017 नहीं था, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन कोल माइंस के लिए अलग है, और ये इसका बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के तहत जो है मेटालिक फेरस माइंस में अलग अलग सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। अब पूछा जाए कि चीफ इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट किस माइंस एक्ट का जो किस सेक्शन के तहत होता है, तो चीफ इंस्पेक्टर का जो है अपॉइंटमेंट जो है माइंस एक्ट का सेक्शन 5 के तहत होता है, ठीक है। माइंस एक्ट निकालोगे सेक्शन 5 के तहत, उसमें से OSH एंड WC वाला में कितना था वो भी देख लोगे, ठीक है। तो चीफ इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट माइंस एक्ट का सेक्शन 5 के तहत होता है। आगे बढ़ते हैं, ये फॉरमैन का छोड़ देते हैं, ठीक है। फॉरमैन का जो है CMR के तहत अभी कोई सर्टिफिकेट अभी नहीं देता है। और इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर क्या है, मींस इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अपॉइंटेड अंडर द एक्ट। जो माइंस एक्ट के तहत जो इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है उसमें कौन इंक्लूड होगा, इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि DM भी इसमें इंक्लूड होगा। व्हेन एक्सरसाइजिंग एनी पावर ऑफ परफॉर्मिंग एनी ड्यूटी इंस्पेक्टर विच ही empowered द एक्ट टू एक्सरसाइज और परफॉर्म, यानी इंस्पेक्टर किसको बोलेंगे, माइंस एक्ट के तहत जो इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको हम लोग इंस्पेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब आता है, देखो, जो माइन रेस्क्यू स्टेशन कोई सुना है नाम या कहीं देखा है, रेस्क्यू स्टेशन कोई देखा है कहीं पे रियल में, ये सुना वाला नहीं। त- तो ठीक है, ये जो रेस्क्यू स्टेशन होता है वो हर माइंस का एक अपना रेस्क्यू स्टेशन होता है, ठीक है। या तो उसका यदि रेस्क्यू स्टेशन नहीं है तो उसका जो जगह पे रेस्क्यू रूम होगा, ठीक है। मतलब सिंपल सा है कि कभी भी माइंस में कोई भी ये तो बिलो ग्राउंड माइंस के लिए है, मान लो कि कोल माइंस में कभी भी डेंजर एसोसिएटेड हो जाता है, मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। मेजर एक्सीडेंट मतलब जो लंबा समय तक उसका क्या बोलते हैं, रेस्क्यू एंड रिकवरी का काम चलना है, उसमें क्या चलना है, रेस्क्यू एंड रिकवरी का काम। तो वो रेस्क्यू एंड रिकवरी का काम कौन करेगा, वो तो जनरल पर्सन तो नहीं कर सकता है, जो उसके में ट्रेन होगा, क्योंकि हम लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, ठीक है। तो उस जगह पे रेस्क्यू एंड रिकवरी कार्य करने के लिए रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होता है, यानी कि एक रेस्क्यू स्टेशन होता है जहाँ पे एक प्रॉपर पूरा एक फैसिलिटी रहता है उसको ट्रेनिंग करवाना, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर होगा, वहाँ पे उसका जो हेड रहता है रेस्क्यू स्टेशन का उसको हम लोग बोलते हैं सुपरिटेंडेंट, ठीक है। तो एक सुपरिटेंडेंट होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, अभी हम लोग सब देखेंगे, ठीक है। और वहां पे एक रेस्क्यू ब्रिगेड होगा, जब एक्सीडेंट होगा तो रेस्क्यू ब्रिगेड के साथ क्या होगा, माइंस में जाएगा अपना। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्टर वहां पे उसको देख रेख करने के लिए, उसको अच्छे से वेल मेंटेन करने के लिए, वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए वहाँ पे क्या रहता है, इंस्ट्रक्टर रहता है। इंस्ट्रक्टर का जो अपॉइंटमेंट है कौन सा रेस्क्यू रूल के तहत होता है, तो रेस्क्यू रूल अभी पढ़ेंगे हम लोग, अभी बस इतना याद रखो, अभी सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेस्क्यू रूल 3 के तहत होता है, ठीक है। रेस्क्यू रूल जब हम लोग 3 में पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अपॉइंट किया जाएगा। तो एक जो है, जो सुपरिटेंडेंट होगा, सुपरिटेंडेंट तो एक ही होता है, जैसे मैनेजर एक होता है तो वहाँ पे क्या होगा, सुपरिटेंडेंट जो है एक होगा, और दो गो कम से कम क्या है, एटलीस्ट 2 इंस्ट्रक्टर होगा। कहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो रेस्क्यू स्टेशन का बात कर रहे हैं, कहाँ पे, तो एटलीस्ट 2 गो क्या होगा, इंस्ट्रक्टर होगा। और ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अभी इतना ही रखो कि रेस्क्यू रूल 3 के तहत इंस्ट्रक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब आते हैं मैनेजर। मैनेजर तो हम हमेशा बता चुके हैं, ये अब तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगा, सारा चीज इसमें रिलेट किए थे कि माइंस एक्ट का सेक्शन 17 के तहत मैनेजर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। और OSS एंड WC के कितना के तहत किया जाता है, सेक्शन
वो OSH&WC का पूछ रहे थे 6 और CMR का 27। ठीक है, ये सब याद रखो, ठीक है। अब मैनेजर जो उसी को बोलेंगे जो मैंने जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन बताए थे ना, जितना कितना तरह का 7 तरह का सर्टिफिकेट देता है, तो वही बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन उसका क्या है, सर्टिफिकेट को ग्रांट करता है। एक ये भी हम बताएं, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड मतलब क्या है, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन जो एम्प्लॉयड होता है प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर में, तो उसकी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। ये भी बताए थे, किसमें बताए थे, माइंस एक्ट वाला में बताए थे कि पिछला साल, देखो एक बार पूरा हम इसको बता देते हैं। मीन्स क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड पर डे इन द माइन और पार्ट ऑफ माइन, माइंस में एम्प्लॉयड है या माइंस से जो जुड़ा हुआ भाग है उसमें एम्प्लॉयड है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर, ठीक है। मतलब हम लोग क्या है, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, वही पिछला साल, मतलब टोटल हम लोग देखेंगे अटेंडेंस में से, ठीक है, साल भर में टोटल अटेंडेंस जितना होगा, यानी कि इसको हम क्या बताए थे, टोटल मैन डे वर्क, ठीक है, टोटल मैन डे वर्क देखेंगे कितना है, और टोटल इसमें वर्किंग डे कितना है, ठीक है, वर्किंग डे। तो एक साल में डेली तो काम होगा नहीं, उसमें से कौन कौन सा दिन को हम लोग को छोड़ देना है, तो एक्सक्लूडिंग जो है, एक्सक्लूडिंग रेस्ट डे, रेस्ट डे को उसमें काउंट नहीं करेंगे, और जो भी हॉलीडे रहता है उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, यानी कि रेस्ट डे और नॉन वर्किंग डे को छोड़ के जितना भी हम लोग पिछला साल काम किए थे उसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ वर्किंग डे से डिवाइड कर देंगे। यही एक तरह का हम एग्जांपल दिए थे, क्या मान लो कि पिछला साल टोटल उसका जो अटेंडेंस था, मान लो कि कितना है, 26,000 है, सपोज 26,000 है, और उस दिन जो हम बताए थे क्या चीज, मान लो कि 65 दिन जो था रेस्ट डे है, या तो हॉलीडे, टोटल 65 दिन जो है रेस्ट डे है, और आपका जो है 35 दिन जो है आपका नेशनल हॉलीडे, या तो समझ लीजिए कि हॉलीडे है। ये क्या हुआ, इसको हम लोग को काउंट नहीं करना है। कौन सा ईयर का हम बात कर रहे हैं, मान लो कि 2025 में हम निकालें ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, ठीक है, कि ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड उसका 2025 कैलेंडर ईयर में कितना था, तो यहाँ से कैसे करेंगे, यानी कि 65 दिन जो रेस्ट डे था और 35 दिन क्या है, हॉलीडे, ये दोनों को हम लोग को ये ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड काउंट करने में ये दिन को हमको काउंट नहीं करना है। और हमको पता है 2025 जो है कितना दिन होगा, एक साल में 365 दिन होगा, ठीक है। तो 365 में कौन सा दिन को हम लोग काउंट नहीं करना है, रेस्ट डे को और हॉलीडे को, ठीक है। तो रेस्ट डे कितना हो गया, 65 और 35 कितना हो गया, कितना हो गया, यानी कि 365 में हम लोग माइनस कितना कर देंगे, एक्सक्लूड कर देना 100। अब ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 65 लेना है, ठीक है, 265 यहाँ ले लिए, ठीक है। तब कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, समझ आना। यानी कि पिछला कैलेंडर ईयर में टोटल अटेंडेंस कितना था, 26,500 था, और हमारा जो वर्किंग डे जो पिछला कैलेंडर ईयर में रेस्ट डे देखा गया 65 था, और हॉलीडे 35 था। तो इस जगह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये अब मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि मान लो कि 6500 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 265, यानी कि ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, 100, 100, यानी कि पिछले कैलेंडर ईयर का ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड कितना आया, 100। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन किए हैं तो कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। पहले बता चुके हैं, डाउट नहीं होना चाहिए फिर भी। आगे बढ़ें, एक बार डेफिनेशन को देखो, ठीक है। ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड मतलब खान में सामान्यतः नियोजित व्यक्ति कितना है। हम बात कर रहे हैं 2025 कैलेंडर ईयर का, जो कि कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेकर कब तक होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बताने की जरूरत नहीं है। तो इस साल जो है टोटल अटेंडेंस कितना था, यानी मैन डे वर्क कितना किया है, तो कितना किया, मान लेते हम अटेंडेंस जाके काउंट किए तो 26,500 टोटल मेरा अटेंडेंस हुआ, जितना आदमी काम किया था, ठीक है। ये चीज समझ गया। अब जो है
अटेंडेंस हमको मिल गया, मान लो कि तुम काम किया था तो टोटल अटेंडेंस अपना जुड़ेगा ना जी। मान लो कि साल में तुम काम किया 235 दिन, कोई और किया होगा 240 दिन, इसी को सबको हमको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद मान लो को 26,500 आया, ये हो गया टोटल अटेंडेंस, यानी कि मैन डे वर्क कितना किया है। अब हम आते हैं कि अब हमको उसको डिवाइड किससे करेंगे, ये तो अटेंडेंस हो गया, एक साल में एक्चुअल में कितना मेरा वर्किंग डे था, एक्चुअल में मेरा काम कितना दिन चला है माइंस में। ठीक है, तो वर्किंग डे में हम लोग कौन कौन सा डे को काउंट करेंगे, जैसे कि हो गया, देखो इसमें क्या बोलता है, डिवाइडिंग द नंबर्स ऑफ मैन डे वर्क। ठीक है, डिवाइडिंग द मैन डे, आदमी कितना दिन काम किया है, बाय द नंबर ऑफ वर्किंग डे, कितना एक्चुअल में मेरा वर्किंग डे कितना था, जिसमें से हमको क्या नहीं लेना है, रेस्ट जो किया था रेस्ट वाला दिन नहीं लेना है, और जिस दिन काम नहीं चला है जैसे हॉलीडे हो गया वो सब जो डे है हमको नहीं लेना है। तो रेस्ट डे हम पहले बता दें कि 65 है, इसको नहीं लेना है। और हॉलीडे, अदर जो हॉलीडे है नॉन वर्किंग डे जिस दिन काम नहीं चला है वो 35 दिन है, ये दोनों को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो 2025 कैलेंडर ईयर में आने की 365 दिन का टाइम होता है। ठीक है, तो 365 में से ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे नंबर ऑफ वर्किंग डे निकालने के लिए, क्योंकि इस दिन काम ही नहीं चला है। तो ये कितना हो जाएगा, 365 में हम 100 माइनस कर देंगे तो 265, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 100 नंबर जो है ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड मेरा पर्सन आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ओवरमैन सर्टिफिकेट, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। मैनेजर सर्टिफिकेट, सॉरी बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, इसको कौन देता है ओवरमैन सर्टिफिकेट, कौन देता है, डीजीएमएस देता है कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देता है कि कोर्ट देता है, बोर्ड ऑफ माइनिंग, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, हम लोग स्टेचुरी सर्टिफिकेट ये जो है कौन कंडक्ट करता है, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। अब आते हैं ऑनर। ठीक है, किसको हम लोग ऑनर बोलेंगे, तो जो उस प्रॉपर्टी का ऑक्यूपायर होगा ऑफ द माइन और द पार्ट देयर ऑफ एंड द केस ए माइन बिजनेस वेयर, मतलब वो जो है केस ऑफ माइन कैरिड बाय ये लिक्विडेटर के रूप में काम कर रहा है या तो उसे रिसीवर के रूप में काम कर रहा है, ऐसा मतलब सिंपल सा ऑनर का ही बात एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसमें सिंपल सा बात ये है कि यदि आपका जमीन है, ठीक है, और आप उसका जो है पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं उसमें, तो उसको ऑनर नहीं बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सा है कि फिर यहाँ से देखते हैं, और रिसीवर बाय डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हु मेरली रिसीव ये रॉयल्टी, सिर्फ जो रॉयल्टी उससे ले रहा है उसको ऑनर नहीं बोलेंगे। मान लो कि जमीन है, मान लो कि ऑनर जैसे स्टेट गवर्नमेंट का जमीन है सपोज मान लेते हैं, ठीक है, और किसी को लीज पे दे दिया और उससे क्या होगा, वो रॉयल्टी वसूल रहा है, तो रॉयल्टी वसूल रहा है तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इसका ऑनर नहीं होगा, जो एक्चुअल में उसका जो ऑनर है जो उसको ऑपरेट कर रहा है वो उसका ऑनर कहलाएगा। ठीक है, तो कहाँ हम देखें कि रॉयल्टी में रिसीव रॉयल्टी, रेंट और फाइन फ्रॉम द माइन, यानी कि जो रॉयल्टी ले रहा है, रेंट ले रहा है और माइन से फाइन ले रहा है वो उसका ऑनर नहीं कहलाएगा, और इज मेरली द प्रोपरेटर ऑफ द माइन आर सब्जेक्ट टू लीज ग्रांट और लाइसेंस फॉर वर्किंग देयर ऑफ, जो लीज पे दे रहा है, ग्रांट पे दे रहा है, लाइसेंस दे रहा है वो उसका ऑनर नहीं कहलाएगा। और मेजली द ऑनर ऑफ द सॉइल एंड नॉट इंटरेस्टेड इन द मिनरल ऑफ द माइन, जो भी उसका रियल में ऑनर है वो उससे इंटरेस्ट नहीं रखता है, वो माइनिंग से उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उसका वो ऑनर नहीं कहलाएगा। बट एनी कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है और सब ले से, मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है, जमीन किसी और का है बट वो कॉन्ट्रैक्ट पे किसी और को दे दिया तो वो कॉन्ट्रैक्टर ही उसका ऑनर कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्टर हो गया या तो लीज पे जो लिया है, और सब और ऑफ द वर्किंग ऑफ द माइन पार्ट देयर ऑफ शैल बी सब्जेक्ट टू एक्ट इन लाइक मैनर एज इफ ही वाज एन ऑनर बट नॉट एज टू exempt द ऑनर फ्रॉम एनी liability। इसमें से जितना पढ़े हैं इसका निचोड़ ये निकला कि कोई जिसका ऑनर है एक्चुअल में जो सिर्फ रॉयल्टी ले रहा है, क्या ले रहा है, फाइन ले रहा है और रेंट ले रहा है, वो उसका ऑनर नहीं कहलाएगा। और जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है मिनरल्स पे, माइंस पे, वो उसका क्या है, ये क्या हुआ, जमीन तुमको दे दिया, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको तुम निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो कि रेंट दे रहे हो, रॉयल्टी दे रहे हो, तो उसका वो ऑनर का डेफिनेशन में नहीं आएगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है, कॉन्ट्रैक्टर वो क्या करता है, माइन किसी जैसे जो लीज पे जिससे लिया,
एक्चुअल में उसको अब क्या करेगा, वो एक्सट्रैक्शन करेगा, उसको मिनरल को बेचेगा, तो कॉन्ट्रैक्टर ही उसका ऑनर कहलाएगा इस केस में। बाकी बात जिसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहता है उसको ऑनर हम लोग नहीं बोलेंगे। हम देखेंगे अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। अब प्रिंसिपल ऑफिशियल सीएमआर में भी है, इसमें भी है। प्रिंसिपल ऑफिशियल किसको कहते हैं कान्हा? प्रिंसिपल ऑफिशियल किसको कहते हैं? वो तो लागू OSH एंड WC में चल गया कि प्रिंसिपल ऑफिशियल, उसमें ऑफिशियल का डिफिनेशन वो सब हो गया। प्रिंसिपल ऑफिशियल किसको बोलते हैं? रेगुलेशन वाला किसी को याद है? क्या क्या कंडीशन होना चाहिए माइंस में? प्रिंसिपल ऑफिशियल उसी को बोलेंगे जो कि माइनिंग डिसिप्लिन का होना चाहिए, प्लस वो ड्यूटी में होना चाहिए। ठीक है, देर आर टू कंडीशन फॉर प्रिंसिपल ऑफिशियल। इसको देख, स्क्रीन दिख रहा है ना? तो प्रिंसिपल ऑफिशियल का उसी को बोलेंगे जो सबसे सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल इन माइनिंग डिसिप्लिन। माइनिंग डिसिप्लिन का सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी को ऑन ड्यूटी, जो कि ड्यूटी में है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफिशियल। ठीक है, मान लो कि माइंस में है कोई जिसके पास प्रिंसिपल ऑफिशियल इन द एब्सेंस, मान लेते कि मैनेजर, मतलब मैनेजर के अलावा यदि हम प्रिंसिपल ऑफिशियल मान लो कि वो नहीं है, तो किसको बोलेंगे? तो किसके पास होगा? मान लो कि जिसके पास सीनियर मोस्ट माइनिंग ऑफिशियल, उस माइंस का सबसे जो सीनियर अधिकारी होगा उसी को हम लोग बोलते हैं, और वो भी क्या, ड्यूटी में होगा। दो चीज है, माइनिंग विभाग का सबसे सीनियर अधिकारी जो कि ड्यूटी में प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफिशियल। आप एक है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये चीज चेंज हो गया होगा, ठीक है। बाकी बात अभी याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, ये हमको याद नहीं रखना है, फिर भी इसमें है तो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब उसके पास क्वालिफिकेशन है किसके तहत? तो सेक्शन 2 ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, इसको याद नहीं रखना है। और जिसका जो है इनरोलमेंट जो है स्टेट मेडिकल रजिस्टर में है, इसका इनरोलमेंट जो है स्टेट मेडिकल रजिस्टर में है। ये सब हमको उतना याद नहीं रखना, बस इसको याद रखना है कि इंडियन में एक यहाँ बनेगा, और क्या है इसका कहाँ पे इनरोलमेंट होना चाहिए? स्टेट मेडिकल रजिस्टर में। अब आते हैं रेस्क्यू रूम। अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज थोड़ा सा करोगे रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम में। ठीक है, थोड़ा सा अभी ये समझ के रखना है कि रेस्क्यू स्टेशन सबसे बड़ा है, जहाँ पे रेस्क्यू स्टेशन नहीं रहता है, मतलब उस माइंस में वहाँ पे रेस्क्यू रूम रहता है। रेस्क्यू रूम छोटा हो गया और स्टेशन क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है, बस इतना भी ध्यान रखो, अभी हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो रेस्क्यू रूम क्या है कि मतलब इसमें तो बोल दिया है कि ये यहाँ पे जो किसका था, तो इस रूल के तहत जो रेस्क्यू रूम बनाता है उसको रेस्क्यू रूम बोलते हैं। और इसमें बता दिया कि 3 रेगुलेशन नंबर, सॉरी रूल नंबर 3 के तहत जो स्टेशन बनाते हैं उसको रेस्क्यू स्टेशन बोलते हैं। अभी तुरंत देखेंगे पूरा। ठीक है, इसमें इसलिए जिक्र नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लोग वीडियो में करेंगे। रेस्क्यू स्टेशन आने की किसी माइंस का 35 किलोमीटर के रेडियस में कोई किसी का यदि रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, तो उस माइंस में रेस्क्यू रूम वहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे रेस्क्यू स्टेशन नहीं है। और रेस्क्यू स्टेशन ग्रुप ऑफ माइंस का या तो माइंस का बनाया जाता है रेस्क्यू एंड रिकवरी कार्य के लिए। तो इसको भी रवि रहने देते हैं, अभी आगे तुरंत आएगा। एक है रेस्क्यू ट्रेन पर्सन। रेस्क्यू ट्रेन पर्सन हर माइंस में जो है, जो वर्कर जो अपॉइंट होता है, जनरली माइनिंग सरदार वाला ही रहेगा, क्या रहेगा? ओवरमैन वाला ही रहेगा। इसको क्या करवाया जाता है? रेस्क्यू ट्रेनिंग करवाया जाता है। मीन्स ये पर्सन सर्टिफाइड बाय द सब, और उसको रेस्क्यू ट्रेन पर्सन है कि नहीं, उसको सर्टिफाइड कौन करता है? ठीक है, तो ट्रेनिंग करने के कंप्लीट होने के बाद कौन? तो जो रेस्क्यू स्टेशन का जो सुपरिटेंडेंट होता है। ठीक है, रेस्क्यू स्टेशन में जैसे माइंस में मैनेजर होता है ना, तो वहाँ रेस्क्यू स्टेशन का हेड कौन होता है? सुपरिटेंडेंट। तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे के सारा कुछ वो मतलब वो करके
उसको वो क्या करता है, सर्टिफाइड करता है कि कोई रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन को कोई है कि नहीं है। तो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन को कौन सर्टिफाइड करेगा, रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट, ठीक है, टू बी ए रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन। तो किस रूल के तहत है, तो रूल 1 ऑफ, मतलब हम लोग जब रूल 21 पढ़ेंगे CER का, उसमें हम लोग देखेंगे। तो ये ऑनलाइन क्लास में हम लोग जो कर रहे हैं, इसमें से जो है ना, वहाँ मतलब जो ऑफलाइन वाला में कोशिश करेंगे इसको पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। ऑनलाइन में इसको, इस बुक को 1-2 क्लास में खत्म कर देंगे। इसमें शेड्यूल भी पढ़ेंगे, इसका शेड्यूल अलग होता है। अब सुपरिटेंडेंट का बात किया जा रहा है, तो मीन्स ये सुपरिटेंडेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन। सुपरिटेंडेंट हम पहले ही बता चुके हैं, सुपरिटेंडेंट कहाँ का बात किया जा रहा है, एक रेस्क्यू स्टेशन बनाया जाता है। अब रेस्क्यू स्टेशन भी हम देखेंगे कि रेस्क्यू स्टेशन हर माइंस का हम बताएंगे 35 किलोमीटर के रेडियस में रहता है। वहाँ पे जिस तरह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराया जाता है, मतलब अंडरग्राउंड जैसा स्ट्रक्चर बना देगा, जो कि रियल में अंडरग्राउंड होता नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी प्लस थियोरेटिकल ट्रेनिंग भी, जिससे होता है ना VTR में, VTC में, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराएगा और थियोरेटिकल ट्रेनिंग भी वहाँ पे कराता है। तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्क्यू स्टेशन बोलते हैं। तो रेस्क्यू स्टेशन का जो मतलब हेड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सुपरिटेंडेंट। मीन्स ये सुपरिटेंडेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन। कहाँ का सुपरिटेंडेंट किसको बोलेंगे, रेस्क्यू स्टेशन का, ठीक है। किस रूल के तहत सुपरिटेंडेंट का अपॉइंटमेंट होता है, तो रूल 3 के तहत। अभी तक थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा होगा, ये रूल यदि पढ़ लेंगे वो फिर यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर 2। सुपरिटेंडेंट यदि बोलेगा माइंस में, माइंस का सुपरिटेंडेंट कि रेस्क्यू स्टेशन का सुपरिटेंडेंट का अपॉइंटमेंट कहाँ होता है, कोई बताओ। सुपरिटेंडेंट का अपॉइंटमेंट कहाँ होता है, रेस्क्यू स्टेशन पे। फिर है इस्टेब्लिशमेंट एंड लोकेशन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन। रेस्क्यू स्टेशन का कैसे इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, उसका लोकेशन कहाँ पे होगा, इस रेगुलेशन में हम लोग तीन में पढ़ेंगे। इसी के तहत हम क्या बताएं, इंस्ट्रक्टर का अपॉइंटमेंट रूल नंबर 3 के तहत ही होता है। इंस्ट्रक्टर और क्या चीज़ है, सुपरिटेंडेंट का जो अपॉइंटमेंट होता है इसी के तहत होता है, इंस्ट्रक्टर और सुपरिटेंडेंट, ठीक है। इसी के तहत क्या होता है, रूल नंबर 3 के तहत दोनों का अपॉइंटमेंट होता है। और इसी में है इस्टेब्लिशमेंट एंड लोकेशन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे, रेस्क्यू स्टेशन एंड रेस्क्यू रूम के बारे में। तो अभी हम देखते हैं कि रेस्क्यू स्टेशन, तो रेस्क्यू स्टेशन बनाने का सिफारिश कौन कर सकता है, तो चीफ इंस्पेक्टर। कौन करेगा, और चीफ इंस्पेक्टर का माइंस एक्ट के कौन सा सेक्शन के तहत बताए थे कि अपॉइंटमेंट होता है, 5, ये भी डेफिनेशन में पढ़े थे, ठीक है, कि 5 के तहत जो है माइंस एक्ट का सेक्शन 5 के तहत रेस्क्यू चीफ इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब चीफ इंस्पेक्टर यदि उसको लगेगा मैप परमिट और रिक्वायर, यदि उसको जरूरत लगता है, तो ऑनर किसको बोलेगा, ऑनर ऑफ ए बिलो ग्राउंड माइन और ग्रुप ऑफ बिलो ग्राउंड माइंस टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन रेस्क्यू स्टेशन एंड स्टेशन। मतलब चीफ इंस्पेक्टर को रिक्वायर होने पर या परमिट का होने पर ऑनर, और मतलब किसी भी बिलो ग्राउंड माइंस का ऑनर को बोलेगा, किसको, ऑनर से वो क्या करेगा, उसको बताएगा कि आप वहाँ पे क्या चीज मेंटेन कीजिए, एक रेस्क्यू रूम, एक रेस्क्यू रूम रेस्क्यू स्टेशन किसके लिए हो सकता है, एक माइंस के लिए हो सकता है, या तो मोर देन 1 माइंस के लिए, मतलब एक से अधिक माइंस, मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट मान लो कि ऑनर है। मान लेते हैं एक एग्जांपल देते हैं, मान लो कि BCCL या तो CCL तरफ चल जाओ, तो CCL का माइंस बगल में होगा, बगल में टाटा का माइंस होगा, टाटा का ऑनर अलग है, CCL का अलग है, ठीक है। तो वो दोनों माइंस का दूरी कितना है, 35 किलोमीटर की मान लो कि दूरी में दोनों है, ठीक है। तो ये दोनों जो ऑनर है, या तो और भी कोई ऑनर होगा, मान लो कि और कोई माइंस है उसका ऑनर अलग है, ठीक है। तो सारा ऑनर मिल के क्या करेगा, एक रेस्क्यू स्टेशन को, रेस्क्यू स्टेशन या तो रेस्क्यू स्टेशन एक रेस्क्यू स्टेशन, मोर देन 1 रेस्क्यू स्टेशन, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑनर, CCL का ऑनर हो गया, टाटा का ऑनर हो गया और अदर ऑनर हो गया, ये तीनों मिलके क्या करेगा, एक रेस्क्यू स्टेशन को इस्टेब्लिश करेगा। और इसका सिफारिश कौन करता है, तो चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, आदेश दे सकता है। चीफ इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है। किसको आदेश देगा,
चीफ इंस्पेक्टर किसको आदेश देता है रेस्क्यू स्टेशन को मेंटेन करने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए? माइंस का ओनर को, ठीक है। वर्कर को नहीं दे सकता, ना मैनेजर को, ना एजेंट को। जो मेन मालिक होगा उसको वो परमिट आदेश दे सकता है कि एक माइंस के लिए या तो मोर देन, यदि अधिक माइंस है तो वो ग्रुप ऑफ बिलो ग्राउंड माइंस, ठीक है। तो ये बिलो ग्राउंड माइंस का पूरा ग्रुप के लिए रेस्क्यू स्टेशन को क्या करेगा, इस्टेब्लिश करेगा, मेंटेन करेगा। और उसका डिजाइन और स्पेसिफिकेशन कैसा होना चाहिए, वो बार बार जो है नेसेसरी कंडीशन, मतलब ओनर से वो बार बार परामर्श करता रहेगा। कौन? तो चीफ इंस्पेक्टर। तो रेस्क्यू स्टेशन बनाने के लिए ओनर को कौन आदेश दे सकता है? चीफ इंस्पेक्टर। चलो, यहां तक ये लाइन समझ में आया है। इसमें से सिर्फ इतना ही है कि चीफ इंस्पेक्टर जो है माइंस का ओनर को, या तो ग्रुप ऑफ माइंस है तो ग्रुप ऑफ बिलो ग्राउंड माइंस के लिए क्या कर सकता है, स्टेशन, रेस्क्यू स्टेशन या तो स्टेशन बनाने का वो आदेश दे सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, प्रोवाइडेड देयर वेयर देयर आर बिलो ग्राउंड माइंस बिलोंगिंग टू मोर देन वन आवर। वही हम बताएं कि जहाँ पे माइंस है और एक ओनर नहीं, उसका अलग अलग ओनर है, नंबर ऑफ माइंस है उसका अलग अलग ओनर, जो ये भी बताएं, ठीक है। जैसे CCL है, अभी टाटा हम बताएं, उसका अलग अलग ओनर है। तो चीफ इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, वो आदेश दे सकता है या उसको जरूरत लगेगा, टू और मोर ओनर्स टू ज्वाइंटली इस्टेब्लिश द कॉमन रेस्क्यू स्टेशन। वही हम चीज ये बताएं कि दो और अधिक जो ओनर रहेगा वो ज्वाइंटली क्या करेगा, उस रेस्क्यू स्टेशन को इस्टेब्लिश करेगा और उसका यूज करेगा। ठीक है, ये हम पहले बताते हैं थे एक्चुअल में कि जहाँ पे दो या दो से अधिक अलग अलग ऑनर है, माइंस का है, अलग अलग ऑनर है, तो वहाँ पे वो दोनों सब मिल के क्या करेगा, एक अलग अपना रेस्क्यू स्टेशन को बनाएगा, उसको मेंटेन करेगा और उसका जब रेस्क्यू रिकवरी काम का जरूरत पड़ता है तो उसका वो उपयोग करेगा। तो इसमें से चीफ इंस्पेक्टर आदेश दे सकता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ माइंस के लिए या तो सिंगल माइंस के लिए। तो सिंगल माइंस के लिए रेस्क्यू स्टेशन बनता है या तो ग्रुप ऑफ माइंस के लिए रेस्क्यू स्टेशन बनता है, या तो डिफरेंट माइंस है और उसका ओनर भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो दोनों क्या करेगा, ज्वाइंटली क्या करेगा, एक रेस्क्यू स्टेशन का वो इस्टेब्लिशमेंट करेगा, ठीक है। और उसके बाद भी बोलता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट ऑल एग्जिस्टिंग रेस्क्यू स्टेशन एज ऑन द डेट कमिंग। ये इसको ये जरूरी नहीं है, मतलब ये रेस्क्यू रूल जो आने के 3 ईयर्स तक जो पहले से रेस्क्यू रूम था, रेस्क्यू स्टेशन था, उसका वो यूज कर सकता है। ये तो कही आया, ये ऑब्सोल्यूट हो गया है, ठीक है, इसका यूज नहीं है। अब यहाँ पे देखो कि जो मेन है सो, ठीक है, वहां से जितना क्वेश्चन बना बना ही सब ही ध्यान रखना है, लास्ट में हम क्वेश्चन पूछेंगे। एट एवरी रेस्क्यू स्टेशन देयर शैल बी अपॉइंटेड वन सुपरिटेंडेंट। हम पहले ही बता चुके हैं कि रेस्क्यू स्टेशन में सुपरिटेंडेंट कितना के को सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करते हैं, ओनली वन सुपरिटेंडेंट होगा। और इंस्ट्रक्टर कितना बताए थे, 2, ठीक है, कम से कम 2। सुपरिटेंडेंट में सुपरिटेंडेंट एक ही रहता है, ठीक है, लेकिन इंस्ट्रक्टर जो है कम से कम 2। ये चीज वर्ड ध्यान रखना, सुपरिटेंडेंट में एटलीस्ट वर्ड और नहीं है, यानी कि सुपरिटेंडेंट जैसे मैनेजर एक होता है, इस तरह सुपरिटेंडेंट भी एक होगा, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर है कम से कम 2 इंस्ट्रक्टर होता है। कितना इंस्ट्रक्टर होता है, कम से कम 2। रेस्क्यू स्टेशन का बात कर रहे हैं। और एक जो है वो क्या है, रेस्क्यू ब्रिगेड होगा। रेस्क्यू ब्रिगेड कितना होता है, एक जो है रेस्क्यू ब्रिगेड होता है। जैसे दमकल का गाड़ी दिखता है ना, जाता है, तो उसमें एक रेस्क्यू ब्रिगेड होगा। और उस रेस्क्यू ब्रिगेड में जो नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन रहेगा, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन रहेगा, RTP जो रहेगा, हम क्या बताएं, एक रेस्क्यू ब्रिगेड रहेगा। और उस मान लो कि एक रेस्क्यू ब्रिगेड है, मतलब एक टीम हो गया, ब्रिगेड क्या हो गया, एक टीम हो गया, जिसमें जो RTP होगा, RTP दैट मीन्स रेस्क्यू ट्रेन पर्सन, इसमें जो RTP होगा उसमें नॉट लेस देन 18, यानी कि कम से कम उसके जो एक रेस्क्यू ब्रिगेड होगा उसमें कम से कम 18 पर्सन होना चाहिए। क्या क्या इसमें हम देखें, विकास तुम बताओ इसमें क्या क्या है। सुपरिटेंडेंट के होना चाहिए, इंस्ट्रक्टर के वो होगा,
और रेस्क्यू ब्रिगेड क्या होगा, कितना होगा, एक। और उस रेस्क्यू ब्रिगेड में नंबर ऑफ आर्टिक, वेरी गुड, ट्रेंड पर्सन की, कम नहीं कि ज्यादा नहीं। हाँ, बेस्ट, ठीक। ज्यादा कहीं सेफ्टी के दृष्टिकोण से कहीं पे भी रूल हम लोग पढ़ेंगे ना, तो दिमाग में एक ही चीज रखना कि जिससे फायदा होगा वो हम ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे नॉट लेस देन, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो चीज नुकसान करेगा वो जाहिर सी बात है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज क्लियर है, लास्ट में पूछेंगे। फिर है 3, इसका जो क्या चीज है, रूल 3 पढ़ रहे हैं, उसमें से क्या बताया, उसमें सुपरिटेंडेंट का अपॉइंटमेंट किसके तहत होता है, तो रूल नंबर 3 का सबसेक्शन 2 के तहत किए। किसका किसका अपॉइंटमेंट किए, सुपरिटेंडेंट का किए, इंस्ट्रक्टर का किए, और रेस्क्यू ब्रिगेड का किए, जिसमें से नंबर ऑफ पर्सन जो है एटलीस्ट 18 है, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन, ठीक है। इसलिए पूछते हैं कि ये सुपरिटेंडेंट का अपॉइंटमेंट किस रूल के तहत होता है, तो रूल 3 के तहत होता है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, in case where the absence of the superintendent at rescue station exceeds 60 days, the owner shall appoint another superintendent। यदि कोई सुपरिटेंडेंट है रेस्क्यू स्टेशन का जो एक होता है, वो छुट्टी पे चल गया, और छुट्टी पे चल गया बोला जाए कि ड्यूटी से एब्सेंट हो गया, एब्सेंट रहता है 60 दिन से अधिक, कितना दिन से अधिक, 60 दिन से अधिक यदि वो एब्सेंट रहता है, तो ये ऑनर का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अलग एक नया सुपरिटेंडेंट वहां पे अपॉइंट करे, समझा। यदि कोई सुपरिटेंडेंट है एब्सेंट रहता है 60 दिन से अधिक समय के लिए, तो वहां का जो सॉरी ऑनर जो रहेगा, वो ऑनर का काम है कि एक नया सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करेगा। ये 3 है, कितना दिन से अधिक रहने पर, ड्यूटी एब्सेंट रहने पर, 60 दिन से अधिक, चलो ठीक है। अब चौथा पॉइंट में आते हैं, द ऑनर सेल विद इन 7 डेज, ऑनर क्या करेगा, 7 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एजम्पशन, और मतलब नया यदि सुपरिटेंडेंट को अपॉइंट करना है, या तो ड्यूटी छोड़ता है उसको रिजाइन मतलब करने के, मतलब नया ओनर को जैसे ही अपॉइंट करेगा, तो अपॉइंटमेंट के 7 दिन के अंदर चार्ज बाय द सुपरिटेंडेंट, जैसे चार्ज लेता है, इन्फॉर्म द चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर इन चार्ज ऑफ द रीजनल वेयर द माइन इज सिचुएटेड, ठीक है। इसमें से देखो क्या बोल रहा है कि जो ऑनर रहेगा, जैसे कोई सुपरिटेंडेंट को अपॉइंट किया, तो अपॉइंटमेंट करने के 7 दिन के अंदर किसको किसको नोटिस भेजेगा, तो दोनों को भेजता है, सीम को एंड रीम को, यहाँ पे सीम एंड रीम को, मतलब उस जो रीजन का सीम को एंड रीम को, वो दोनों को क्या करेगा, नोटिस भेजेगा। और किस फॉर्म में भेजता है, फॉर्म 1 में भेजता है। इसमें हम लोग फॉर्म 2 को भेजे पढ़ेंगे, ठीक है। एक फॉर्म 1 अभी पढ़ लिए, ध्यान रखना कि चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को ऑनर जो है नया सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करने के 7 दिन के अंदर जो है, कितना दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर जो है चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस भेजता है, फॉर्म 1 में भेजता है। ये चीज ध्यान रखना है, किसको भेजता है, चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को, और किस फॉर्म में भेजता है, तो फॉर्म 1 में भेजेगा, और 7 दिन के अंदर भेजेगा। वैसे भी हम लोग उसमें भी पढ़े थे रेगुलेशन में, उसमें भी 7 डे ही था ना, कि जितना भी अपॉइंटमेंट होता है 7 दिन के अंदर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना। आप देखो कि रेस्क्यू स्टेशन का काम क्या होता है। ये जो रेस्क्यू स्टेशन हमें बार बार बता रहे हैं कि रेस्क्यू स्टेशन का काम क्या है, तो जो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन रहता है, तो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन कब बनेगा, जब उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग दिया जाएगा, थियोरेटिकल ट्रेनिंग हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, वो सब देखेंगे। तो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन बनने के लिए पहला इसका इनिशियल प्रारंभिक कहीं पे दिया जाएगा ना, कहीं पे प्रारंभिक, अचानक तो नहीं बन गया होगा वो, कहीं तो वो ट्रेनिंग लिया होगा। तो जो इसका इनिशियल ट्रेनिंग है, ठीक है, तो इसका इनिशियल ट्रेनिंग कहाँ पे करवाया जाता है, इम्पार्टिंग इनिशियल ट्रेनिंग इन रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क। तो रेस्क्यू से रिलेटेड एंड रिकवरी से रिलेटेड इसका जो इनिशियल ट्रेनिंग है, वो कौन करवा, कहाँ होता है, तो रेस्क्यू स्टेशन में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, किसी भी आरटीपी का रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क से रिलेटेड जो प्रारंभिक प्रशिक्षण, हिंदी में बोला जाए प्रारंभिक प्रशिक्षण, इनिशियल ट्रेनिंग, वो करवाने का उसका फंक्शन क्या है, रेस्क्यू स्टेशन जो है प्रारंभिक प्रशिक्षण करवाता है, यानी कि इनिशियल ट्रेनिंग। ये चीज समझ में आया।
यानी कि भी आरटीपी मान लो कोई माइंस में कोई नहीं है, आरटीपी बनने के लिए क्या है, किसी को माइंस में जो नियोजित जो नौकरी कर रहा है उसी पे माइनिंग सरदार हो गया, ओवरमैन हो गया, उसको मैनेजर जो है देखेगा, उसको आरटीपी मतलब रेस्क्यू ट्रेनिंग करवाएगा। रेस्क्यू ट्रेनिंग करने के लिए क्या होगा, कहाँ पे करवाया जाएगा, इनिशियल ट्रेनिंग, उसको प्रारंभिक प्रशिक्षण कहाँ दिया जाएगा, तो रेस्क्यू स्टेशन का काम है कि रेस्क्यू स्टेशन में उसका प्रारंभिक प्रशिक्षण कराया जाता है रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क से रिलेटेड। ठीक है, अब सारा ट्रेनिंग होने के बाद कौन सर्टिफाइड करता है कि आरटीपी, आरटीपी को कौन सर्टिफाइड करता है, चलो ठीक है, ध्यान आने की दे रहा है। तो आरटीपी को जो है फाइनल पूरा ट्रेनिंग देने के बाद सुपरिटेंडेंट सर्टिफाइड करता है। फिर से हो गया, मान लो कि आरटीपी वो बन गया, ठीक है, सर्टिफाइड हो गया, तो सर्टिफाइड हो गया तो बीच बीच में होता है ना एमबीटीआर माइंड वोकेशनल ट्रेनिंग रूल के तहत इसको बीच बीच में रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाता है, सब चीज का दिया जाता है। ठीक है, बीच में क्या है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ताकि वो उससे मतलब अवगत रहे, बीच में इसका रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाता है। किसको दिया जाएगा, जो आरटीपी ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका है, रेस्क्यू एंड रिकवरी काम में जो लगा है वो, उसको इनिशियल ट्रेनिंग मिल गया है, लेकिन बीच बीच में उसका जो है रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी करवाया जाता है, ये सेकेंड पॉइंट। ठीक है, और क्या है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट बाय इट्स ऑन रेस्क्यू टीम एंड इक्विपमेंट, अपना रेस्क्यू जो टीम रहेगा कि कहाँ का, रेस्क्यू स्टेशन का जो रेस्क्यू टीम होगा, और उसका रेस्क्यू स्टेशन में इक्विपमेंट भी होगा, रेस्क्यू इक्विपमेंट होगा जी, मतलब सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपेटस होगा, ऑक्सीमीटर होगा, फ्लेम सेफ्टी लैंप होगा, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होगा उसका। तो अपना क्या है, रेस्क्यू टीम के साथ और रेस्क्यू इक्विपमेंट के साथ, कौन, रेस्क्यू स्टेशन, इन केस ऑफ मेजर एक्सीडेंट और लॉन्ग लास्टिंग रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशन, क्या करेगा, किसी माइंस में मान लो कि सपोज करते हैं कि फायर ब्रोक आउट हो गया, मतलब आग लग गया, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या बताया था, फायर स्टॉपिंग बनाते हैं, या तो उसको सील करने के लिए स्टॉपिंग बनाते हैं। तो वहां पे जब आग लग गया तो नॉर्मल आदमी तो काम नहीं कर सकता है, ऐसे नहीं कि वर्कर को भेज दिया, मतलब ठीक है, पहले उसको जो जांच पड़ताल करने के लिए जो जाता है, या तो किसी को कोई वहां पे फंस गया है, मान लो किसी में कोई कहीं पे गैस का जमा हो गया है, ठीक है, तो जो लंबा समय तक जो मेजर एक्सीडेंट, बड़ा एक्सीडेंट, नॉट माइनर एक्सीडेंट और नॉर्मल एक्सीडेंट के लिए, ठीक है, जो मेजर एक्सीडेंट है और जो लंबे समय तक मान लो कि 3-4 दिन या तो महीना तक जो चलने वाला है, ठीक है, तो वहां पे रेस्क्यू एंड रिकवरी कार, कहाँ पे, मेजर एक्सीडेंट या लंबे समय तक जहाँ पे रेस्क्यू एंड रिकवरी काम चलना है, वो रेस्क्यू टीम के साथ और अपना इक्विपमेंट के साथ जो रेस्क्यू स्टेशन है वो अपना सपोर्ट करता है। ठीक है, कहीं पे मान लो कि आग लग जाता है ना, तो उसको आग फर्दर पूरा माइंस में ना फैले, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस जगह को माइंस को बंद कर देते हैं। मान लो कि कोई भी ऐसा मेजर एक्सीडेंट होता है, नॉट ओनली फॉर फायर, ओनली फायर ब्रोकन आउट, ठीक है, तो उस जगह पे ये रेस्क्यू स्टेशन जो है अपना टीम के साथ, अपना इक्विपमेंट के साथ, जहाँ पे लंबे समय तक मेजर एक्सीडेंट हुआ है या तो लंबे समय तक रेस्क्यू का काम चलना है, वहाँ पे अपना टीम के साथ वो सपोर्ट करता है। ठीक है, लास्ट 4 ड्यूटी है, लास्ट में है carrying out the function of rescue room in respect of these below ground mines where there is no rescue room, आने की इसका भी और हम लोग पढ़ेंगे। कोई एक माइंस है, मान लो कि ये माइंस है, इसके पास जो है 35 किलोमीटर के दायरे में रेस्क्यू स्टेशन यदि है, कितना किलोमीटर के दायरे में, 35 किलोमीटर के दायरे में, तो वो तो रेस्क्यू स्टेशन सर्व कर देगा, ठीक है, लेकिन जिसके पास रेस्क्यू रूम नहीं है, कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ रेस्क्यू रूम इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस बिलो ग्राउंड माइंस वेयर देयर इज नो रेस्क्यू रूम, जिस बिलो ग्राउंड माइंस के पास रेस्क्यू रूम नहीं है, उसका रेस्क्यू रूम के तहत जो है वो अपना फंक्शन करता है। ठीक है, तो रेस्क्यू स्टेशन क्या करेगा, रेस्क्यू स्टेशन कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ रेस्क्यू रूम इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस बिलो ग्राउंड माइंस वेयर देयर इज नो रेस्क्यू रूम, तो रेस्क्यू रूम जिसका नहीं है उसका जो है रेस्क्यू रूम की तरह वो क्या करेगा, फंक्शन करेगा। तो 4 वो काम बताएं, क्या क्या काम बताएं, इनिशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मेजर एक्सीडेंट लॉन्ग लास्टिंग यदि रेस्क्यू काम चल रहा है तो वहाँ पे अपना टीम के साथ इक्विपमेंट के साथ सपोर्ट करना, और क्या है, यदि रेस्क्यू रूम कहीं किसी माइंस का नहीं है तो वो रेस्क्यू स्टेशन की तरह अपना फंक्शन देना उसका काम है। यहाँ तक समझ में आया, थोड़ा सा एक कहानी जैसा है, इसको जो है कहानी जैसा भी समझते जाओ कि एक रेस्क्यू स्टेशन है, तो रेस्क्यू स्टेशन में क्या क्या काम होगा। पहले तो हम देख लें कि अपॉइंटमेंट वहाँ पे आदमी लोग को रख दिए हैं, सो एक सुपरिटेंडेंट को रखें, कम से कम 2 इंस्ट्रक्टर को रखें, एक रेस्क्यू ब्रिगेड है,
पहले रखेंगे तब ना वो रेस्क्यू का काम करेगा। और क्या था जिसमें से रेस्क्यू ब्रिगेड में नॉट लेस देन 18 मेंबर जो है वो है। अब ये काम क्या करेगा, तो इनिशियल ट्रेनिंग बता दिए कि इनिशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जो आरटीपी, जो पर्सन सेलेक्टेड फ्रॉम द माइन, उसको रेस्क्यू एंड रिकवरी कार्य के लिए इनिशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, रिफ्रेशर ट्रेनिंग देगा, ये इसमें सपोर्ट करता है। और क्या करेगा, जिसका रेस्क्यू रूम नहीं है उसको रेस्क्यू रूम की तरह वो क्या करता है, फंक्शन करता है। अब आता है इस्टेब्लिशमेंट एंड लोकेशन ऑफ रेस्क्यू रूम। अभी रेस्क्यू रूम पढ़ाना है, अब रेस्क्यू रूम का इस्टेब्लिशमेंट का क्या क्राइटेरिया, रेस्क्यू रूम हम कहाँ बनाएंगे, किस माइंस में बनाएंगे, ये देखेंगे। हमको तो इसमें पता नहीं चला कि रेस्क्यू रूम बनाना कहाँ है, लेकिन रेस्क्यू रूम होता है ये पता चला। और जहाँ पे जिसका रेस्क्यू रूम नहीं है वहाँ पे रेस्क्यू स्टेशन जो है रेस्क्यू रूम की तरह वो उसका फंक्शन करेगा। अब है इस्टेब्लिशमेंट एंड लोकेशन ऑफ रेस्क्यू रूम। कहाँ पे रेस्क्यू रूम बनाएंगे, तो एट एवरी बिलो ग्राउंड माइंस वेयर मोर देन 100% आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड अभी 100 निकाले थे। ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड तुम लोग को पता है, कौन बताएगा, विकास नहीं बताओ, राहुल है कि भाग गया, राहुल तुम बताओ क्या चीज हम अभी पूछने वाले थे, रेस्क्यू रूम ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड जो है अभी बताए ना, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड का किस मतलब क्या है। ये राहुल बोल रहा है, अच्छा राहुल, हम दो राहुल को, एक उसका भी नाम राहुल है ना, हम तो सोचे ठीक 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 है। और जो है ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड कौन सा ईयर से निकालते हैं, फाइनेंशियल ईयर की कैलेंडर ईयर, ठीक है। अभी हम लोग जो कैलकुलेशन किए थे वो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड निकालना था कि पिछला कैलेंडर ईयर में नंबर ऑफ एवरेज पर्सन एम्प्लॉयड प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर, यानी कि पिछला कैलेंडर ईयर में यदि ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड जो है एवरेज ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड जो 100 नंबर है, ठीक है, कितना 100 से अधिक, नॉट 100, यानी किसी भी लोग्राउंड माइंस में 100 से अधिक आदमी ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है तो एंड देयर इज नो रेस्क्यू स्टेशन विद इन इट्स रेडियस ऑफ 35 किलोमीटर। एक माइंस है, ठीक है, इसके रेडियस में मतलब चारों साइड यदि हम देखें तो 35 किलोमीटर के रेडियस में, कितना किलोमीटर के रेडियस में, 35 किलोमीटर के रेडियस में मान लो कि कोई 35 है थोड़ा सा, ठीक है, ये 35 किलोमीटर के रेडियस में मान लो कि कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं है। रेस्क्यू स्टेशन रहता तो रेस्क्यू रूम बनाने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वही रेस्क्यू जो स्टेशन है उसमें फंक्शन में पढ़े थे ना कि वो फंक्शन किसके तरह करेगा, जिसका रेस्क्यू रूम नहीं है तो रेस्क्यू रूम की तरह फंक्शन करेगा। लेकिन जिसका जो भी माइंस है उसका 35 किलोमीटर के रेडियस में यदि रेस्क्यू रूम सॉरी रेस्क्यू स्टेशन नहीं है तो वहाँ पे ओनर क्या करेगा, सेल इस्टेब्लिश एंड मेंटेन ऑन सरफेस क्लोज टू माइन एंट्रेंस ए रेस्क्यू रूम। तो वहाँ का जो ओनर रहेगा माइंस का एंट्रेंस के, ठीक है, एंट्रेंस के पास उसके नज़दीक क्या करेगा, एक रेस्क्यू रूम को इस्टेब्लिश करेगा। ये रेस्क्यू रूम वो भी कहाँ इस्टेब्लिश करेगा, तो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड जिसका 100 से अधिक है वहाँ पे उस माइंस में ऑनर का काम है कि सरफेस पर जहाँ पे एंट्री करता है सब लोग, जहाँ जाता है जिसे घुसता है उसके एंट्री के नज़दीक एक रेस्क्यू रूम को वो इस्टेब्लिश करेगा। इसको थोड़ा सा देखना है, मान लो कि एक ये है, एक माइंस है ये वाला, ठीक है, इसके रेडियस में 35 किलोमीटर के रेडियस में देखें कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, ठीक है, रेस्क्यू स्टेशन रहता तो क्या वहाँ पे रेस्क्यू कार्य करने के लिए आ जाता, या तो वो रेस्क्यू रूम की तरह उसका सारा काम भी वो कर लेता, ठीक है। लेकिन कोई माइंस है जिसका 35 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, रेस्क्यू स्टेशन नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाता है, जिसका रेस्क्यू स्टेशन नहीं है वहाँ पे एक रेस्क्यू रूम बनाया जाता है। वहाँ पे भी क्या करते हैं हम लोग, रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क से रिलेटेड जो है इक्विपमेंट को रखते हैं। रेस्क्यू स्टेशन इतना बड़ा तो होता नहीं है लेकिन वो छोटा होता है, और क्या होता है हम सपोर्ट कर सकते हैं उस माइंस को। हम एक तरह से डिस्पेंसरी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बड़ा हॉस्पिटल समझ लो एक, ठीक है, एक रहता है डिस्पेंसरी। तो ये छोटा सा हो गया क्या चीज, रेस्क्यू रूम है, ठीक है। तो इसका
35 किलोमीटर के अंदर में मान लो कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, तो उस माइंस का एंट्री पॉइंट पे जहाँ पे आदमी घुसता है, जैसे माइन ऑफिस देखता है ना, वहीं पे रहता है हाजिरी बाबू का घर, जहाँ घुसेगा वहीं पे नजदीक में रहेगा, तो उसी जगह पे रेस्क्यू रूम एक बनाया जाता है। तो वो रेस्क्यू रूम जो है 100 आदमी से अधिक पर्सनल यदि ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है तो उस जगह पे बनाया जाएगा। हाँ, मतलब बनाने का क्राइटेरिया क्या है, 100 से अधिक रहेगा तो। अभी आगे और हम लोग देखेंगे, सेकंड डिग्री का, थर्ड डिग्री का, या तो फायरी सीम रहेगा तो कुछ भी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड रहे वहाँ पे क्या करेंगे, अधिक केस लागू हो जाता है। पहले इन जनरल यदि पूछा जाए तो 100 से अधिक रहेगा तो वहाँ पे रेस्क्यू रूम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे केस लेगा फायरी सीम, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री के केस में पर्सन कुछ भी रहे, 5 ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड काहे नहीं रहे, वहाँ पे भी रेस्क्यू रूम बनाएंगे, भी आगे आएगा, ठीक है। अभी इतना ही समझो, रेस्क्यू रूम कहाँ पे बनाएंगे। पहला क्राइटेरिया क्या है, 35 किलोमीटर के रेडियस में यदि उसके पास रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, तो उस माइंस में 100 से अधिक पर्सन यदि ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है तो उस जगह पे रेस्क्यू रूम बनाएंगे। रेस्क्यू रूम अलग है, रेस्क्यू स्टेशन अलग है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। हाँ, वो माइंस के एंट्री पॉइंट पे बनाते हैं रेस्क्यू स्टेशन जो है। हाँ, वो ग्रुप ऑफ माइंस, ग्रुप ऑफ, ये रेस्क्यू स्टेशन क्या था, ग्रुप ऑफ माइंस के लिए बनाया जाता है या तो माइंस के लिए बनाया जाता है, कि जो रेस्क्यू स्टेशन रहता है 35 किलोमीटर के रेडियस में आने वाला सारा माइंस को वो क्या करता है, रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क में कवर करता है। अब यहाँ पे देखते हैं और भी, ठीक है, ये हो गया। और क्या बोलता है, इट मे बी सफिशियंट टू प्रोवाइड वन रेस्क्यू रूम फॉर नंबर ऑफ माइंस बिलोंगिंग टू द सेम ओनर। मतलब एक रेस्क्यू रूम जो है और बिलोंगिंग टू द क्या है, सेम ओनर, ठीक है। मतलब वन रेस्क्यू रूम जो है, जो यदि मान लो नंबर ऑफ माइंस बहुत सारा है, एक माइंस है, दो माइंस है, तीन माइंस है, इधर एक माइंस और है, और एक इधर एक और माइंस है, ठीक है। इसका ऑनर यदि एक ही है, क्या है, ऑनर सेम है, मान लो कि बीसीसीएल का माइंस है, यहाँ पे 3 गो माइंस है, ठीक है, 3 माइंस है, तो उस केस में क्या बोल रहा है कि सफिशियंट टू प्रोवाइड वन रेस्क्यू रूम, एक रेस्क्यू रूम से ही तीनों माइंस को ये कवर किया जा सकता है। वही बोल रहा है कि वन रेस्क्यू रूम फॉर ए नंबर ऑफ माइंस बिलोंगिंग टू द सेम ओनर वेयर द टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड इन बिलो ग्राउंड वर्किंग ऑफ ऑल सच माइंस नॉट एक्सीड 5000। इसमें क्या बोल रहा है कि यदि ग्रुप ऑफ माइंस है और तीनों माइंस में मिला के यदि ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हम निकालें तो 5000 से अधिक नहीं है। कितना से अधिक नहीं है, ठीक है। और द माइंस आर सिचुएटेड रेडियस ऑफ 35 किलोमीटर। और ये जो तीनों माइंस है, तीनों माइंस कितना किलोमीटर के रेडियस में है, 35 किलोमीटर के, हाँ, अंदर आता है, ठीक है। फ्रॉम एंड कनेक्टेड बाय रोड विद द रेस्क्यू रूम। और ये तीनों जो है, ऐसा नहीं है कि 35 की मतलब ये है, ये हम ऊपर से हम ड्रोन से ले लिए 35 किलोमीटर है, इधर बीच में पता चला पहाड़ है तो इसको हमको घूम के मतलब इसका घूम के हम जा रहे हैं तो यहाँ पे 46 किलोमीटर हो जा रहा है, 50 किलोमीटर हो जाए। आने की क्या है, ये रोड से कनेक्टेड होना चाहिए और 35 किलोमीटर के रेडियस में सारा माइंस यदि है, और माइंस का मान लो कि बीसीसीएल का माइंस है, और तीनों जो माइंस है 35 किलोमीटर के रेडियस में आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या बोलता है कि द माइंस आर सिचुएटेड रेडियस ऑफ 35 किलोमीटर फ्रॉम एंड कनेक्टेड बाय रोड विद द रेस्क्यू रूम प्रोवाइडेड फर्दर दैट चीफ इंस्पेक्टर में परमिट द ओनर ऑफ ए ग्रुप ऑफ माइंस। चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा, ये ग्रुप ऑफ माइंस के लिए हैविंग द टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड इन एक्सेस ऑफ 5, नहीं इसको पहले समझ लो, ठीक है। मतलब जो है पहला चीज हम क्या बताएं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है 5000 से क्या है, अधिक नहीं होना चाहिए, ये यदि तीनों माइंस के लिए, ठीक है। और तीनों माइंस जो है क्या चीज, 35 किलोमीटर के, तो एक रेस्क्यू रूम जो है सफिशियंट होगा इसके लिए, समझा। मतलब एक रेस्क्यू रूम, हाँ, ऑनर एक ही होना चाहिए। इसमें जो है पहला कंडीशन किधर गया, पहला कंडीशन क्या था कि रेस्क्यू रूम जो है 100 से अधिक, ये ऊपर लग तो क्लियर हो गया था ना। पहला क्राइटेरिया यही है कि 100 से अधिक आदमी यदि एम्प्लॉयड है और उसके माइंस के 35 किलोमीटर के रेडियस में कोई यदि रेस्क्यू स्टेशन नहीं है तो उसका जो है 100 से अधिक ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है तो वहाँ पे रेस्क्यू रूम बनाया जाएगा। पहला हो गया। अब केस लग रहा है, मतलब ऐसा ऐसा कंडीशन रहा तो इसमें बोल रहा है कि एक रूम जो है
नंबर ऑफ माइंस के लिए सफिशियंट होगा यदि वो क्या है, सेम ओनर है। यदि सेम ओनर है और 3 गो माइंस है और तीनों 35 किलोमीटर के अंदर यदि है और उसमें तीनों माइंस में ऑर्डिनरी इम्प्लॉयड जो है 5000 से अधिक नहीं है, तो एक रेस्क्यू रूम तीनों माइंस को वो सर्व कर सकता है ये रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क के लिए। ठीक है, विकास कुमार समझ में आया? क्या समझ में आया? नहीं नहीं, 35 की। हम्म हम्म हमको लगता है तुम लोग का भी डाउट है। एक बार इसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं। पहला लाइन में ये बताया कि कोई एक क्या है, माइंस है, ठीक है, और उस माइंस का 35 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी रेस्क्यू स्टेशन आदि नहीं है। रेस्क्यू स्टेशन रहता है तो रेस्क्यू रूम नहीं बनाएंगे, बात खत्म है। ये पहला लाइन में समझना, ठीक है। एक माइंस है, 35 किलोमीटर के रेडियस में इसका कोई भी रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, तब जाके यहाँ पे हम रेस्क्यू रूम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और तब भी कब बनाएंगे, जब 100 से अधिक ऑर्डिनरी इम्प्लॉयड है, ठीक है। ये पहला चीज था। अब दूसरा चीज में आते हैं। पहला चीज ये क्लियर हो गया होगा तो ठीक है। दूसरा, हाँ, दूसरा में क्या बोलता है कि यदि इट में बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड वन रेस्क्यू रूम। अब क्या बोलता है कि एक ही रेस्क्यू रूम प्रोवाइड करना सफिशिएंट होगा। कब होगा सफिशिएंट, यदि एक ही ओनर है, मतलब एक ही ओनर के केस में 3 गो माइंस आ रहा है, 1 2 3 ओनर इसमें सेम है। अब इसमें एक ही जो रेस्क्यू रूम है ये तीनों माइंस को सर्व कर सकता है। कब सर्व कर सकता है, जब तीनों माइंस का टोटल ऑर्डिनरी इम्प्लॉयड 5000 से अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 5000। 5000 तक है तो इसमें क्या करेगा, एक रेस्क्यू रूम जो है अधिक सेम ओनर का है तो तीनों माइंस को एक रेस्क्यू रूम सर्व कर सकता है। और तीनों माइंस का कंडीशन क्या है, 35 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए। दूसरा ये था। और इसमें से भी क्या है, फिर इसमें से भी केस लगा दिया कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट चीफ इंस्पेक्टर में परमिट। चीफ इंस्पेक्टर ये आदेश दे सकता है, ये परमिट कर सकता है कि ऑनर ऑफ ग्रुप ऑफ माइंस, ठीक है। ग्रुप ऑफ माइंस क्या हो गया, मतलब अलग अलग यदि ऑनर है, टाटा का है, सीसीएल का है, उसमें सेम ऑनर था, इसमें ग्रुप ऑफ ऑनर ऑफ ग्रुप ऑफ माइंस, मतलब ऑनर इसमें अलग अलग, टाटा का हो गया, सीसीएल का हो गया, बीसीसीएल का हो गया, मतलब ऑनर यदि डिफरेंट डिफरेंट माइंस का अलग अलग ऑनर है, हैविंग द टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड इन एक्सेस ऑफ 5000, ठीक है। अधिक ग्रुप ऑफ माइंस है, अलग अलग ग्रुप ऑफ माइंस का ऑनर का माइंस है, तो 5000 से अधिक, इसमें अधिक है, इसमें कितना है, उसमें कितना था, 5000 से अधिक नहीं होना चाहिए था। नहीं नहीं, इसमें 5000 से अधिक है, ठीक है। हाँ, इसमें से यदि 5000 से अधिक हो जाता है और यदि ग्रुप ऑफ माइंस अलग अलग ऑनर है, तो यूज द रेस्क्यू रूम एज ए रेस्क्यू स्टेशन एक्सेप्टिंग द फंक्शन ऑफ इम्पार्टिंग इनिशियल ट्रेनिंग इन ए रेस्क्यू वर्क इफ सब रेस्क्यू रूम इज। अब इसको थोड़ा सा समझ लेना, उसमें मैं इसी में समझाते हैं, ठीक है, वो वाला पॉइंट को। इसमें क्या था, सेम ओनर था। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसका मान लो कि टाटा का माइंस है, ये सीसीएल का माइंस है, ये मान लो कि किसी और का माइंस है, हिंडाल्को का माइंस है, ठीक है। तीनों बिलो ग्राउंड माइंस है। और यहाँ पे एक रेस्क्यू रूम जो है तीनों को क्या कर रहा था, सर्व कर रहा था। लेकिन ये तीनों ग्रुप माइंस ऑनर अलग अलग है और 5000 से यदि अधिक हो जाता है, कितना से अधिक हो जाता है, 5000 से अधिक हो जाता है। ऑर्डिनरी इम्प्लॉयड जो है 5000 से यदि अधिक हो जाता है, उस केस में क्या होगा कि 5000 से यदि अधिक हो जाता है तो ये जो ऑनर जो है, ग्रुप ऑफ ऑनर अलग अलग है, ये हम बताएं सीसीएल का होगा, ये किसी और का होगा, ये किसी और का। ये 5000 से यदि अधिक हो जाता है तो ये रेस्क्यू रूम जो सर्व कर रहा था ना, तो ये रेस्क्यू तीनों ऑनर इसको रेस्क्यू स्टेशन की तरह यूज कर सकता है। ये रेस्क्यू रूम को 5000 से अधिक होने पर यदि ग्रुप ऑफ ऑनर जो है इसको रेस्क्यू रूम को रेस्क्यू रूम की तरह नहीं, ना कि इसको रेस्क्यू स्टेशन की तरह क्या कर सकता है, इसको यूज कर सकता है, ठीक है। बस इसमें यही चीज ध्यान रखना कि इसका जो रेस्क्यू स्टेशन में जो काम बताए थे 4 गो, इसका फंक्शन, ये बस ये एक नंबर वाला काम नहीं करेगा। कौन वाला काम नहीं करेगा, ये इनिशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करेगा, बाकी बात रिफ्रेशर ट्रेनिंग दे सकता है, ये सब प्रोवाइड ये कर सकता है, ये कर सकता है। बस
जो ग्रुप ऑफ माइंस है रेस्क्यू रूम को रेस्क्यू स्टेशन की तरह यूज कर रहा है, सिर्फ इनिशियल ट्रेनिंग नहीं देगा, बाकी बात सारा काम करेगा। यहाँ तक ये कंप्लीट होता है, यदि समझ गया होगा तो। अब इसमें क्या बोल रहा है, जो रेस्क्यू स्टेशन की तरह उसमें यूज कर रहा है, इसमें ये क्या है, इफ सच रेस्क्यू रूम, अब जो रेस्क्यू रूम रेस्क्यू स्टेशन की तरह यूज कर रहे हैं उसमें जो है एक्स्ट्रा 15 जो है सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपेटस होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है एटलीस्ट 15 एक्स्ट्रा सेट ऑफ 2 आवर्स ऑफ सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपेटस जो है होना चाहिए, ठीक है। आर प्लेस अंडर द चार्ज ऑफ पर्सन होल्डिंग द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब अंडर रूल 8। जो रूल 8 में हम लोग पढ़ेंगे शायद इंस्ट्रक्टर का है, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और वही चीज हम बताएं, ये चीज समझ में आ गया। मान कि जो रेस्क्यू रूम था उसको रेस्क्यू स्टेशन की तरह उपयोग करने का इजाजत कौन दे सकता है, चीफ इंस्पेक्टर। खाली इतना ध्यान रखना है कि उसको इनिशियल ट्रेनिंग नहीं करना है, ठीक है। जहाँ 5000 से अधिक हो जाता है ग्रुप ऑफ ऑनर को इनिशियल ट्रेनिंग की तरह, सॉरी रेस्क्यू स्टेशन की तरह उसको रेस्क्यू रूम को यूज कर सकता है, बस उसमें इनिशियल ट्रेनिंग नहीं करेगा। और जो रेस्क्यू स्टेशन की तरह यूज कर रहा है उसमें 15 को SCBA जो सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपेरेटस रखेगा। अब दूसरा नंबर में वही चीज हम बताए थे, क्या चीज जो सब रूल 1 में बताए थे कि 100 से अधिक रहेगा तो रेस्क्यू रूम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे छूट दिया गया है। यदि ऐसा केस रहता है तो ये केस हम बार बार बताते हैं, यदि केस लगा दिया कौन सा, यदि केस बिलोग्राम कोल माइंस, यदि कोल माइंस के केस में हैविंग क्या चीज फायरी सीम या सेकेंड डिग्री का गैसी सीम है या तो थर्ड डिग्री का गैसी सीम है, तो वहाँ चीफ इंस्पेक्टर को यदि लगेगा तो चीफ इंस्पेक्टर आदेश दे सकता है, मैं for a region to be recorded in writing honored to establish and maintain a rescue room irrespective of the number of person ordinarily employed below ground। मतलब नंबर ऑफ पर्सन चाहे कुछ भी रहे, 100 वहाँ जरूरी नहीं है, ठीक है। यदि फायरी सिम है या तो गैसी सिम है सेकंड डिग्री का थर्ड डिग्री का, तो वहाँ चीफ इंस्पेक्टर वहाँ पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड कुछ भी रहे, 50 रहे 20 गो रहे, फिर भी वहाँ पे रेस्क्यू रूम बनाने का वो दे सकता है। किस केस में, फायरी सिम और सेकंड डिग्री और थर्ड। इस केस में मतलब ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड कुछ भी रहे, 100 से अधिक होना जरूरी नहीं। हाँ बना सकता है, बनाना ही होगा, ठीक है। अदरवाइज कोई कंडीशन लागू नहीं रहे तो 100 से अधिक, ठीक। तीसरा नंबर में वही है, एट ईच रेस्क्यू रूम देयर शैल बी अपॉइंटेड सच नंबर ऑफ रेस्क्यू ट्रेन पर्सन। रेस्क्यू रूम में क्या अपॉइंट किया जाएगा, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। क्या रहेगा, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन। और रेस्क्यू ट्रेन पर्सन में भी नेसेसरी, ठीक है, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन वहाँ पर रखना नेसेसरी है। वन ऑफ देम पोजिंग द क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन ट्रेन रूल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेस्क्यू रूम इंचार्ज, उसका जो क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो इसमें कम से कम एक रहेगा। नोट्स जब हम भेजेंगे तो इसमें सारा कुछ रहेगा, ठीक है। एट रेस्क्यू रूम एटलीस्ट वन रेस्क्यू ट्रेन पर्सन शैल ऑलवेज बी अटेंडेंस एट द रेस्क्यू रूम। हम क्या बताएं, रेस्क्यू रूम में क्या होगा, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें से उसका कम से कम एक जो क्वालिफिकेशन होगा वो रूल नंबर 10 जो है वो हम दिखाई दे रहा है। रूल नंबर 10 में क्या है देखो, वेयर इज द रेस्क्यू रूम 10 क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इटीसी ऑफ रेस्क्यू रूम इंचार्ज। तो रेस्क्यू रूम इंचार्ज का क्वालिफिकेशन क्या होता है, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैनेजर हॉबरमैन यस का सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि मिनिमम जो है हॉबरमैन सर्टिफिकेट होल्डर होगा, उसको रेस्क्यू रूम इंचार्ज बनाया जाएगा, ठीक है। तो वही चीज हम वहाँ पे बोले हैं, क्या चीज बताएं कि जो रेस्क्यू रूम समझ में आया ना। तो रेस्क्यू रूम में नंबर ऑफ ट्रेन पर्सन अपॉइंट करते हैं, ठीक है, मतलब एक से अधिक जो है आरटीपी रहेगा। जो आरटीपी रहेगा उसमें से जो एक आरटीपी रहेगा वो यहाँ बताया कि रूल नंबर जो 10 है, ये जो रूल 10 है यहाँ पे, ये इस क्वालिफिकेशन का कम से कम एक रहना चाहिए। और इस क्वालिफिकेशन मतलब क्या है, रेस्क्यू रूम इंचार्ज का बात कर रहा है, हम पढ़ेंगे अभी सब पढ़ेंगे। तो रेस्क्यू रूम इंचार्ज का क्या क्वालिफिकेशन होगा वही हम दिखाएं, तो वो कम से कम एक रहेगा। और एटलीस्ट वंस रेस्क्यू ट्रेन पर्सन शैल ऑलवेज बी अटेंडेंस एट द रेस्क्यू रूम, मतलब तीनों टाइम फर्स्ट शिफ्ट रात दिन मतलब 24 घंटा में हमेशा कम से कम एक जो आरटीपी रहेगा वो रेस्क्यू रूम में हमेशा प्रेजेंट रहेगा, कम से कम एक आरटीपी रेस्क्यू रूम में कोई तो रहना चाहिए ना जी।
तो 2400 घंटा में कम से कम वहाँ पे ऐसा नहीं कि रेस्क्यू रूम बंद करके घर में सुत गया। तो हाँ जितना भी आरटीपी वहाँ पे अपॉइंट है उसमें से कम एक आरटीपी जो है ऑलवेज अटेंडेंस रहेगा, हमेशा प्रेजेंट रहेगा रेस्क्यू रूम में। अब रेस्क्यू स्टेशन भी समझ गया, ये रेस्क्यू रूम भी समझ गया। फंक्शन हम रेस्क्यू स्टेशन का बताए थे, रेस्क्यू स्टेशन का कितना काम बताए थे? अभी रेस्क्यू स्टेशन ऊपर में जिक्र किए जी, के को काम बताए थे, फंक्शन के को बताए थे, उसका कितना था? खाली नंबर बताओ ना, काम नहीं बताना है। कितना काम बताए थे? 4 बताए थे, ठीक है। 4 काम बताए थे, रेस्क्यू, रिफ्रेशर, लॉन्ग लास्टिंग में ट्रेनिंग चलने वाला। हाँ बोलो। हाँ पूरा उसके पास पूरा उसका इक्विपमेंट रहता है। अभी फॉर्म 1 में अभी हम बताएंगे, रेस्क्यू स्टेशन में जो है शेड्यूल 1 के तहत सामान रखते हैं, उसमें दिखाएंगे कितना कितना सामान रहता है, क्या क्या सामान रहता है। ये बुक का पीडीएफ भी भेज देंगे, ठीक है, जिसको और डिटेल में पढ़ना है पढ़ लेना, बाकी बात इससे ज़्यादा नहीं आएगा, एक बार समझ लोगे तो ठीक है। बाकी बात इसका रिकॉर्डेड भी हो रहा है, हम अपलोड कर देंगे, कहीं पे भी कन्फ्यूजन लगा तो फिर से रिपीट जाके देख सकता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ रेस्क्यू रूम, ठीक है। रे, रेस्क्यू रूम जो है, रेस्क्यू स्टेशन तो समझ गया, उसका 4 गो काम बताए थे। अब रेस्क्यू रूम का क्या काम है? रेस्क्यू स्टेशन का 4 काम हम पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब रेस्क्यू रूम का क्या काम है? सेल्फ प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज, असेंबली एंड टेस्टिंग, एडजस्टमेंट ऑफ ब्रीदिंग एपेरेटस एंड अदर रेस्क्यू इक्विपमेंट एंड एपेरेटस एंड फॉर देयर स्पीडली ट्रांसपोर्ट टू माइंस। ये क्या करेगा रेस्क्यू रूम? ये स्टोरेज करेगा, जो जितना भी तरह का इक्विपमेंट रहेगा उसका असेंबल करेगा या टेस्टिंग करेगा। अब बार बार जो है रेस्क्यू स्टेशन जो वो सॉरी जो रेस्क्यू एंड रिकवरी कार्ड में लगा है वो तो बार बार रेस्क्यू स्टेशन नहीं जा सकता तुरंत तुरंत, ठीक है। एंड एडजस्टमेंट ऑफ ब्रीदिंग एपेटाइज, उसका एडजस्टमेंट करेगा। एंड क्या है, अदर रेस्क्यू इक्विपमेंट एंड एपेटाइज एंड फॉर देयर स्पीडी ट्रांसपोर्ट टू माइंस, ताकि माइंस भी जो है तुरंत तैयार होके माइंस में जा सके, ठीक है। तो इसका काम यही है, स्टोरेज करना, असेंबली करना, टेस्टिंग करना, एडजस्टमेंट करना और ब्रीदिंग एपेरेटस का इक्विपमेंट का, और ताकि जो है स्पीडली जो है माइंस में हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकें। जितना भी तरह का भी रेस्क्यू एंड रिकवरी कार्य के लिए जो भी चीज रहेगा उसका बात कर रहा है, उसका स्टोरेज करता है, असेंबलिंग टेस्टिंग करेगा और ब्रीदिंग एपेरेटस का जो भी है स्पीडली क्या, ताकि माइंस में ट्रांसपोर्ट हो सके, मतलब माइंस में जा सके। आप सबका देखो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बता रहे हैं, 5 मिनट रुको, 5 मिनट में ये तीनों को एक साथ बताएंगे तो तीनों एक साथ रिलेट कर पाओगे किसका कितना एक्सपीरियंस है, ये बनने के लिए क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब ठीक है। तो 3 चीज का हम डायरेक्ट बता रहे हैं। पहला चीज देखो इसमें जो 7 है, क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस एडीसी ऑफ सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट बताए थे, रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट रेस्क्यू स्टेशन का। तो वो सुपरिटेंडेंट कौन बनेगा, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो पहला देखो आरटीपी होना चाहिए, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होना चाहिए। आरटीपी बनने के लिए हम क्या बताया था, माइन से किसी व्यक्ति को ले जाता है वहाँ पे रेस्क्यू स्टेशन में ट्रेनिंग करवा के सुपरिटेंडेंट वहाँ का जो रहता है वो उसको आरटीपी बना देता है, ठीक है। तो पहले सुपरिटेंडेंट बनने के लिए वो पर्सन का आरटीपी होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और बिलो ग्राउंड माइंस का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? और उसके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा, रेस्ट्रिक्टेड टाइप या अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप? नॉन रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, क्योंकि ब्लो ग्राउंड से रिलेटेड है तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड वाला काम नहीं करेगा, सिंपल सा। तो सुपरिटेंडेंट बनने के लिए आरटीपी होना मैंडेटरी है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट चाहिए जो कि अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप होना चाहिए। तो सुपरिटेंडेंट यदि किसी को बनना है तो ये 3 क्वालिफिकेशन मस्ट चाहिए, ठीक है। क्या क्या चाहिए? ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया सुपरिटेंडेंट का, सुपरिटेंडेंट हेड है तो ये चीज ध्यान रखना, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। अब नीचे आते हैं उसका, अब नीचे में कौन है उसका इंस्ट्रक्टर, जो कि हम लोग के को इंस्ट्रक्टर रख रहे थे रेस्क्यू स्टेशन में, कम से कम 2, वेरी गुड। तो
ये अब इसका देखते हैं क्या चीज, इंस्ट्रक्टर बनने के लिए हमको क्या चीज चाहिए, इंस्ट्रक्टर बनने के लिए मिनिमम क्या चाहिए, क्या चीज चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी सब में आरटीपी होना कंपलसरी है। इंस्ट्रक्टर बनने के लिए भी पर्सन आरटीपी होना चाहिए, मतलब रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन सॉरी एक्सपीरियंस कितना है, 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये भी कोई घुमा के पूछ दे, रेस्क्यू पूरा हम जान रहे हैं कि बिलो ग्राउंड माइंस का है, ठीक है, तब कुछ भी पूछ दे, रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर बनने के लिए ओपन कास्ट का कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये सब कन्फ्यूज आना मत, ठीक है। आरटी जो रेस्क्यू रूल है अंडरग्राउंड माइंस के लिए है, तो पहला क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। ऐसा तुमको बुद्धू बनाने के लिए या तो गलत करवाने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो हेड था उसका देख लिए, इंस्ट्रक्टर का आप देख रहे हैं, इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आरटीपी होना चाहिए, 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैनेजर बोलने का मतलब हम तुम लोग को बार बार बोलते हैं क्या, कौन सा सर्टिफिकेट वाला, नो, नॉट ओनली फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों, आइदर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। जहां पे फर्स्ट क्लास जिक्र नहीं है, सिर्फ ये मैनेजर सर्टिफिकेट जहां पे भी जिक्र होगा, ठीक है, तो वहां पे दोनों आइदर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी इंस्ट्रक्टर बन सकता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए 3 चीज है, इसमें भी आरटीपी होना मैंडेटरी है, 3 साल का बिलो ग्राउंड का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, एंड थर्ड इज मतलब मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर, दैट मीन्स फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वाला दोनों बन सकता है। 8 हो गया। अब 9 में देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ रेस्क्यू ट्रेन पर्सन फॉर पोस्टिंग एट रेस्क्यू स्टेशन। अब जो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होता है, ठीक है, उसका पोस्टिंग कैसे होता है रेस्क्यू स्टेशन में, ठीक है। अब ये से अलग से वैकेंसी नहीं आता है कि ओपन वैकेंसी निकाल दिया, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन जो है आरटीपी का बहाली होने वाला है रेस्क्यू स्टेशन में, ऐसा कुछ नहीं होता है। माइंस में पहले से जो नौकरी कर रहा है उसी में से आरटीपी बनता है, ठीक है। हाँ, बस उसी में से क्या होता है, उसको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो भी रेस्क्यू स्टेशन में रेस्क्यू ट्रेन पर्सन पोस्ट करेगा, वहां पे मतलब रहेगा, ठीक है, उसका सिलेक्शन कैसे होता है उसका बात कर रहे हैं। तो आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ, ये छोड़ दो, ठीक है, फॉर पोस्टिंग एट रेस्क्यू स्टेशन शैल बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द रेस्क्यू ट्रेन पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस। कहाँ से उसका सिलेक्शन होता है, जो कि रेस्क्यू ट्रेन पर्सन पहले से सर्व कर रहा है, कहाँ पे सर्व कर रहा है, रेस्क्यू पर्सन जो है, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन जो हर माइंस में अपना क्या होता है, उसका रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होता है, ठीक है। रेस्क्यू ट्रेन पर्सन कैसे बनता है वो तो हम बता ही दिए हैं। तो हर माइंस में जो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होता है, फ्रॉम एमंग द रेस्क्यू ट्रेन पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइंस सर्व बाय द रेस्क्यू स्टेशन, ठीक है। हर माइंस का जो रेस्क्यू सॉरी माइंस में जो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होता है, उन्हीं में से क्या किया जाता है, उसका सिलेक्शन कर लिया जाता है, और कहाँ पे पोस्ट कर दिया जाता है उसको, रेस्क्यू स्टेशन में, ठीक है, बाय द सुपरिटेंडेंट इन कंसल्टेशन विद द मैनेजर ऑफ सच माइन। किससे पूछ के वो, या तो उस राय लेके वो उसका सिलेक्शन करेगा, किससे कंसल्टेशन करेगा, तो उस माइंस का मैनेजर। यहाँ पे मैनेजर का मतलब वो मैनेजर नहीं है, ठीक है। यहाँ का मैनेजर का मतलब एक ही मैनेजर है, वो धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। मैनेजर माइंस का एक ही होता है, लेकिन सर्टिफिकेट का कहीं बात करें और वहां पे मैनेजर यदि लिखल रहे तो दोनों होता है। इसमें हम क्या बताएं कि हमको आरटीपी को कहाँ पे अपॉइंट करना है, रेस्क्यू स्टेशन में। तो रेस्क्यू स्टेशन में कैसे उसको अपॉइंट करेंगे, तो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन फॉर पोस्टिंग एट रेस्क्यू स्टेशन शैल बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द रेस्क्यू ट्रेन पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइंस। जो माइंस में पहले से एम्प्लॉयड है रेस्क्यू स्टेशन, सॉरी रेस्क्यू ट्रेन पर्सन सर्व बाय द रेस्क्यू स्टेशन, जो कि उस रेस्क्यू स्टेशन का से उसको सर्व हो रहा है, मतलब वो 35 किलोमीटर के रेडियस में है। तो वहाँ का सुपरिटेंडेंट जो होगा रेस्क्यू स्टेशन का, माइंस का मैनेजर से कंसल्टेशन करेगा और उसको क्या करेगा, कहाँ पे पोस्ट कर देगा, मतलब माइंस से उठा के उसको पोस्टिंग कहाँ पे कर दिया, रेस्क्यू स्टेशन में, ठीक है। अब दूसरा में आते हैं, 9 का ये दूसरा, ये पर्सन सिलेक्टेड अंडर सब रूल 1, यानी कि जो रेस्क्यू स्टेशन में पोस्टेड है, कौन, आरटीपी रेस्क्यू ट्रेन पर्सन, shall be posted for not less than 1 year and not more than 5 years at a rescue station at any one time। ये समझ में आया।
ये जो माइंस में उठा के ले गया, कहाँ ले गया, रेस्क्यू स्टेशन में उठा के पटक दिया उसको कि नहीं, तुम माइंस में नहीं काम करेगा, अब तुम रेस्क्यू स्टेशन से अफसर दो, ठीक है। तो जो रेस्क्यू स्टेशन में जो वहाँ पे पोस्टिंग दिया उसको, तो उसको ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम के लिए रहेगा, वो मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 साल के लिए ही वहाँ पे रेस्क्यू स्टेशन में क्या करेगा, अपना नौकरी देगा या तो सर्व करेगा। तो जो भी पोस्टेड किया जाता है माइन से रेस्क्यू स्टेशन पर्सन को उठा के रेस्क्यू स्टेशन ले गए, वो मिनिमम 1 ईयर एंड नॉट मोर देन 5 ईयर एट रेस्क्यू स्टेशन एट एनी वन टाइम, मतलब एक किसी एक समय में मिनिमम 1 साल से लेकर मैक्सिमम 5 साल तक ही वो वहाँ पे रेस्क्यू स्टेशन में अपना क्या कर सकता है, अपॉइंट हो सकता है, उससे अधिक नहीं। जो हाईलाइट कर रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखते हैं क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एडीसी ऑफ रेस्क्यू रूम इंचार्ज। अब रेस्क्यू रूम बनाए थे, रेस्क्यू रूम बनाए थे जी, अलग अलग केस में अलग अलग जगह पे रेस्क्यू रूम देखा था। तब उस रेस्क्यू रूम का जो हेड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रेस्क्यू रूम इंचार्ज, ठीक है। तो उस रेस्क्यू रूम इंचार्ज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इसके लिए भी है, पहला चीज क्या है, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होना चाहिए। कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मिनिमम जो है इसका क्वालिफिकेशन है ओवरमैन वाला या फॉरमैन सर्टिफिकेट वाला भी बन सकता है, ठीक है। फॉरमैन हो गया मेटल माइंस के लिए, ओवरमैन हो गया कोल माइंस के लिए, ठीक है। तो इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, आरटीपी होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसमें मिनिमम है ओवरमैन वाला भी रेस्क्यू रूम इंचार्ज बन सकता है, ठीक है। अब 11 में देख लो कि रेस्क्यू स्टेशन में जो सामान रखते हैं वो शेड्यूल, अभी दो गो इसमें शेड्यूल इसमें बहुत सारा है। तो रेस्क्यू स्टेशन में जो जो सामान रखते हैं ना, तो सामान इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो उसमें रेस्क्यू स्टेशन में शेड्यूल 1 में हम जब उसको खोलेंगे तो शेड्यूल 1 में बताया गया कौन सा और क्या क्या सामान रहेगा, ठीक है। तो रेस्क्यू स्टेशन में जो सामान रखते हैं कौन सा शेड्यूल के तहत रखते हैं, हाँ, तो शेड्यूल रेस्क्यू स्टेशन में जो सामान रखा जाएगा उस शेड्यूल 1 के तहत रखा जाता है, ठीक है। और जो रेस्क्यू रूम रहेगा उस शेड्यूल 2 के तहत उसमें सामान रखते हैं, बस ये भी इतना रखना याद रखना है। शेड्यूल 1 के तहत जो सामान रखते हैं रेस्क्यू स्टेशन में रखते हैं, और जो रेस्क्यू रूम में सामान रखा जाता है वो शेड्यूल 2 के तहत रखा जाता है। और जहाँ पे रेस्क्यू रूम क्या है, बिलो ग्राउंड माइंस, जहाँ पे रेस्क्यू रूम भी नहीं है, ठीक है, नो रेस्क्यू रूम इज लोकेटेड, ठीक है। मतलब जहाँ पे रेस्क्यू स्टेशन तो छोड़ दो, रेस्क्यू रूम छोड़ दो, जहाँ पे रेस्क्यू रूम नहीं है, ठीक है। कहाँ पे रेस्क्यू रूम नहीं है, जहाँ पे रेस्क्यू रूम नहीं है वहाँ शेड्यूल 3 के तहत जो है कुछ कुछ सामान को वहाँ पे माइन का एंट्रेंस में रखा जाता है। कुछ एपेटस रखते हैं और इक्विपमेंट रखते हैं, किस शेड्यूल के तहत रखते हैं, तो शेड्यूल 3 के तहत। एक बार टेस्ट लेंगे ना तो तुम लोग का पता चल जाएगा, मतलब समझ में आया कि नहीं आया। और ये टेस्ट जो है आज ही अपलोड करेंगे, ठीक है, उस पर जाके टेस्ट दे देना। अब सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपेटाइज जो रखा जाएगा कहाँ पे रखा जाता है, रेस्क्यू स्टेशन में और रेस्क्यू रूम में, और दोनों जो है सेम टाइप का होना चाहिए। तुम लोग को जाना है क्या, माइंड से जाना है। और यहाँ पे ये लोग तुम लोग अपने से पढ़ लो, देखो मतलब 1 2 3 में आने की कहाँ पे, रेस्क्यू स्टेशन में, 2 के तहत कहाँ बताया था, रेस्क्यू रूम में, और 3 जहाँ रेस्क्यू रूम नहीं है वहाँ जो सामान रखा जाता है वो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव होना चाहिए। और कौन कौन सा सामान रखा जाएगा ये भी बताए हैं यहाँ पे, ब्रीदिंग अपैरेटस रहेगा, स्मोक हेलमेट रहेगा, ये सारा कुछ को तुम लोग अपने से पढ़ लेगा। क्या क्या रहेगा, ब्रीदिंग अपैरेटस, स्मोक हेलमेट रहता है, रिवाइविंग इलेक्ट्रिक सेफ लैम्प या फ्लैम सेफ्टी लैम्प, गैस डिटेक्टर एंड सेल्फ रेस्क्यूअर, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, नहीं तो फिर हाँ हाँ नोट्स हम भेजेंगे, सारा भेजेंगे ये। लेकिन कोशिश करो ये बुक ही सारा पढ़ लो, बुक ज़्यादा नहीं है लेंदी, ठीक है। और ये हम भी बताए हैं तो ये हाईलाइट कर दिए हैं, इसी को नहीं होगा तो हम भेज देंगे। हाँ निकलवा लो, या हाँ निकलवा ही लेना, ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है, हम भेज देंगे इसको। ठीक है आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है ना, एक दो क्लास में इसको ऑनलाइन ही हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अपना जो ऑफलाइन चल रहा है, हाँ हाँ 2 क्लास में जो है ये ख़त्म हो जाएगा। कितना हो गया, ये हो जाएगा ख़त्म, इसको टेंशन नहीं लेना।
तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, ठीक।